हेलो फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी जिसके अंदर जो हमारा अब टॉपिक चल रहा है, जिसके अंदर हम बात करेंगे रोलिंग प्रोसेस। रोलिंग प्रोसेस में लास्ट में जो हमने बात की थी कि जिसके अंदर क्या था कि दो रोल होते हैं, जिस तरीके से यहाँ पे आपको दिख रहा है, आप देख सकते हो। आज मैं आपको बुक में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ की फिगर बहुत अच्छे से ड्रॉ की हुई है, जिसकी वजह से आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो दो रोलर है, तो ये दोनों जो रोलर है यहाँ पे इस तरीके से मटेरियल को ऐड किया डाला जाता है, जिसकी वजह से मटेरियल जो भी है यानी रोलर जो है वो रोलर के प्रेशर की वजह से क्या होता है कि रोलर के प्रेशर की वजह से यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इस साइड कि यहाँ पे ग्रेन स्ट्रक्चर जो है आप देख सकते हो, यहाँ पे जो ग्रेन स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे जिस तरीके से यहाँ पे रोलर में से पास हो रहा है वो धीरे धीरे क्या हो गया, चप्पट हो गया और वो पतला होके यहाँ से बाहर निकल रहा है। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं जिस तरीके से कि ये दोनों रोलर है, तो रोलर यानी यहाँ पे जो है जिसको हम टूर हाई रोलिंग बोलते हैं, यहाँ पे क्या है कि यहाँ से मटेरियल को जब ऐड किया जाता है यानी यहाँ से जैसे हम कोई वर्क पीस को जब डालते हैं तो उसका जो साइज़ है यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ की जो थिकनेस है, जिस तरीके से हम यहाँ की थिकनेस को देखें तो ये जो है वो टी है। तो यहाँ का जो आउटपुट हम अगर देखना चाहें तो जिस तरीके से हमको यहाँ पता चलेगा कि ये जो है जो क्या है T1, तो यहाँ की जो थिकनेस है उससे यहाँ की थिकनेस क्या हो गई, कम हो गई आउटसाइड में। और यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हम देख सकते हैं यहाँ के मॉलिक्यूल्स इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रेशर जो है हम MSM के हिसाब से देखना चाहें तो इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रेशर जो है वो यहाँ पे आप देखो तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे गैप ज़्यादा है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बीच में आप देख सकते हो अच्छे से, ठीक है। और जैसे जैसे हम इस साइड जा रहे हैं तो वो मॉलिक्यूलर प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमने एक नाम लिखा हुआ है आप देख सकते हो यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं रिफाइंड ग्रेन्स। यानी कि रोलिंग प्रोसेस के अंदर जिस तरीके से आपके घर में जो रोटी बनाई जाती है तो रोटी बनाने में किस तरीके से काम किया जाता है, तो रोटी बनाने के अंदर आपको पता होगा जैसे ही हम जो लकड़ी की डंडी यानी जो बेलन होता है जिससे हम उसको गोल गोल घुमाते हैं, तो जिस तरीके से रोटी के ऊपर जो कॉम्प्रेसिव लोड आता है और रोटी क्या होती जाती है, पतली और गोल होती जाती है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से जो मटेरियल को हमने जैसे ही ऐड किया वैसे वैसे वो क्या होता गया, रोलिंग के लोड की वजह से ये जो रोलर है वो ऊपर से नीचे की तरफ लोड लगाएगा, ये जो रोलर है वो नीचे से ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से ये जो आउटपुट शाफ्ट है वो धीरे धीरे उसकी थिकनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जिस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो ये हॉट रोलिंग है, तो यहाँ पे कोल्ड रोलिंग है, आप देख सकते हो। अब हॉट रोलिंग और कोल्ड रोलिंग दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है। तो हॉट रोलिंग के अंदर आप देख सकते हो क्योंकि ये रिक्रिस्टलाइजेशन स्टेज के ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से इसके जो मॉलिक्यूल्स आप देख सकते हो सब डिस्टर्ब हो गए और जितने हो सके उतने नज़दीक आ गए। जबकि यहाँ आप देख सकते हो उसके मॉलिक्यूल्स सिर्फ ये जो पहले वाला जो स्टेज था, यहाँ पे आप देख सकते हो ये पहले वाला स्टेज, वहाँ तक ही ये कोल्ड रोलिंग पहुँच पाता है, आप देख सकते हो। उससे आगे वो कोल्ड रोलिंग में जा सकता नहीं है। जबकि हॉट रोलिंग में क्या है, उससे भी एक स्टेप आगे है। यहाँ पे आप देख सकते हो वो जो हॉट रोलिंग के अंदर कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के और करीब आने की शुरुआत हो जाती है। अब यहाँ पे आपको रोलिंग प्रोसेस बताई गई। अब दूसरी प्रोसेस है जिसको हम फोर्जिंग प्रोसेस कहते हैं। तो फोर्जिंग प्रोसेस में यहाँ पे आपको दिखाई हुई है, आप देख सकते हो इम्प्रेशन डाई फोर्जिंग। इम्प्रेशन डाई फोर्जिंग के अंदर क्या होता है, तो जिस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो दो डाई है, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली। इसका मैंने वीडियो भी आपको भेजा हुआ है अगर आपने देखा हो तो, ठीक है, जिसके अंदर रेलवे के टी कपलर जो होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, बीच में ये वर्क पीस है और ये हॉलो केविटी, आप देख सकते हो ये जो पूरी पोर्शन है यहाँ पे ये पूरा हॉलो केविटी है। जिस तरीके से वापस उसको क्या कि वो जो मटेरियल है उसको अब क्या किया जाता है, फोर्जिंग है, यानी उसको प्लास्टिक स्टेज तक लिया जाएगा, प्लास्टिक के ऊपर नहीं। अब क्या किया जाएगा, तो कि जैसे जैसे दोनों डाई है ऊपर से हैमरिंग प्रोसेस से डाई नीचे की तरफ आएगी और ये मटेरियल आप देख सकते हो अब धीरे धीरे अपने जो भी मोल्ड कैविटी है अंदर की उस शेप में आ रही है डाई कैविटी में। और डाई कैविटी में आने की वजह से आप देख सकते हो पहले इस तरीके से था, बाद में इस तरीके से हुआ, बाद में थर्ड स्टेज जो है वो कुछ इस शेप में आ रहा है और फोर्थ वन आप देख सकते हो टोटली जैसे ही डाई एक दूसरे को टच हो गई, यहाँ पे दोनों डाई एक दूसरे को जैसे ही टच हो गई कि जिसकी वजह से ये टोटल जो वर्क पीस है वो पूरा का पूरा मटेरियल वो डाई के अंदर इलांगेट और फिट हो चुका है। जिसकी वजह से यहाँ क्या हुआ कि जो हमारा जो वर्क पीस है और जो हमने जो अटैच किया हुआ है दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारे पास जो मटेरियल था उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स थे वो धीरे धीरे एक दूसरे के कहाँ आने लगे, नज़दीक आने लगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जिसकी वजह से हर एक मॉलिक्यूल से एक दूसरे के क्या आने लगे,
नज़दीक आने लगे, जिसकी वजह से ये जो हमारा स्ट्रक्चर रहेगा वो कम साइज़ का रहेगा, लेकिन क्या रहेगा, हैवियर रहेगा और ज़्यादा वेट में रहेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने देखा इम्प्रेशन डाई फोर्जिंग, यहाँ हमने देखा वो है इम्प्रेशन डाई फोर्जिंग। अब इससे आगे हम समझते हैं, तो एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं ड्राइंग प्रोसेस। ड्राइंग प्रोसेस को मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको कि ड्राइंग प्रोसेस का मतलब इस तरीके से नहीं लेना है कि हम कोई ड्राइंग कर रहे हैं। ड्राइंग को प्रोसेस का मतलब होता है कि एक टब जैसा कोई भी शेप या तो तपेली जो है उसके जैसा कोई शेप बनाना हो जब हमको, तो उसके जैसा जब कप जैसा कोई शेप बनाना हो, तो कप जैसा शेप बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ भी किया था लास्ट टाइम कि इस तरीके से ये डाई है, वो डाई के ऊपर हमने यहाँ पे एक बिलेट यानी प्लेट रखी हुई है। ठीक है, हीटेड बिलेट यानी जो हमारा वर्कपीस है जिसको हम बिलेट कहते हैं, और ऊपर से हैमर, जैसे ही हैमरिंग किया जाता है वैसे ही ये तुरंत किस शेप में आ जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे राइट साइड वाले फिगर में, तो राइट साइड वाले फिगर में हम देख सकते हैं कि जो बिलेट था वो कौन से शेप में आ गया, और वो गिरने के बाद वो कौन से शेप में आ जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, यानी कि वो फिर इस कप शेप में आ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं ड्राइंग प्रोसेस। इसको हम क्या कहते हैं, ड्राइंग प्रोसेस। लेकिन ये ड्राइंग प्रोसेस जो है इसको हम ब्लैंक ड्राइंग प्रोसेस बोलते हैं, जबकि यहाँ पे ट्यूब ड्राइंग प्रोसेस दी हुई है। ट्यूब ड्राइंग प्रोसेस के अंदर इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये जो पंच है ये हमारा, ठीक है, और ये हमारी डाई है। तो जैसे ही हम उसके अंदर पंच करते हैं उसी तरीके से ये यहाँ पे आप देख सकते हो फिनिश सिलेंडर, यानी कि ये जैसे जैसे अंदर जाएगा ये यहाँ से बाहर निकल के कुछ इस सिलेंडर शेप का बन जाएगा। तो इसको हम कहते हैं ट्यूब ड्राइंग प्रोसेस। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो ब्लैंक ड्राइंग, ट्यूब ड्राइंग, वायर ड्राइंग, ये सब हमारे टाइप्स हैं। अभी हम अब वायर ड्राइंग के बारे में समझते हैं। तो वायर ड्राइंग के अंदर क्या है, तो जिस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा जो डाई होल्डर है, डाई होल्डर के जिसके अंदर ये डाई रखी हुई है। अब यहाँ से जो मटेरियल है वो धीरे धीरे अंदर की तरफ जा रहा है, और यहाँ आप देख सकते हो ये वायर बन रहा है, यानी यहाँ बीच में एक छोटा सा होल होता है जिसकी वजह से यहाँ पे उसको पुल करके उसको बाहर निकाला जाता है, और ये धीरे धीरे क्या होता रहता है, गोल घूमता रहता है। सिर्फ यहाँ एक रोटर है, रोटर की वजह से यहाँ पे हाई थिकनेस वाला जो गेज है वो बाहर निकल रहा है, और यहाँ से जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे लो थिकनेस वाला गेज जो है वो यहाँ पे उसके ऊपर फेड हो रहा है, यानी कि फील हो रहा है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं वायर ड्राइंग प्रोसेस। तो ड्राइंग प्रोसेस आपने देख ली, ब्लैंक ड्राइंग प्रोसेस, कप जैसा शेप बनाना है, ट्यूब ड्राइंग प्रोसेस, ट्यूब जैसा शेप बनाना है, और फिर है वायर ड्राइंग प्रोसेस जो हमको वायर जो होता है केबल जो उस तरीके का हमको शेप बनाना है। अब यहाँ पे जो है वो है एक्सट्रूजन प्रोसेस। तो एक्सट्रूजन प्रोसेस के अंदर क्या होता है जो हमको समझना है। अब एक्सट्रूजन प्रोसेस जो है वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, दैट मीन्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। अब फॉरवर्ड में क्या होता है जो हमको समझना है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पूरी एक डाई है जो कट किया हुआ है इस तरीके से, वो पूरी एक डाई है। अब उसके अंदर यहाँ पे ये जो है वो मटेरियल पॉर किया हुआ है, ठीक है, मटेरियल अंदर भरा हुआ है, और बीच में से एक होल है। अब जैसे ही हम यहाँ से पंच करेंगे तो सेव बनाने का जैसे मशीन होता है उस तरीके से यहाँ से जैसे हम पंच करेंगे तो यहाँ से एक एक्सट्रूडेड बार, यानी इस शेप का एक बाहर आएगा, एक सलिया बाहर आएगा। तो जिसको हम कहते हैं फॉरवर्ड एक्सट्रूजन। इसको हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड या तो डायरेक्ट एक्सट्रूजन। जबकि रिवर्स एक्सट्रूजन में क्या होता है, आगे का शेप बंद होता है और यहाँ से इसको क्या कर दिया जाता है, ये जो है ये पिस्टन है, जबकि ये पिस्टन के बीच में एक होल बनाया जाता है, और ये पिस्टन के बीच में जो होल होता है जिसकी वजह से यहाँ पे जैसे आप फॉरवर्ड थ्रस्ट करते हो वैसे वो कौन सी साइड आएगा, बैकवर्ड साइड आएगा, और अंदर जो मोल्टन मेटल है वो मोल्टन मेटल वो पिस्टन में से ही बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बैकवर्ड यानी इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन। अब हम समझते हैं फॉर्मिंग प्रोसेस। तो फॉर्मिंग प्रोसेस के अंदर यानी क्या, तो क्या फॉर्मिंग प्रोसेस का सबसे पहला ऑपरेशन है कर्लिंग ऑपरेशन, दूसरा है बल्जिंग ऑपरेशन, तीसरा है स्ट्रेच फॉर्मिंग ऑपरेशन, और चौथा है ट्यूब फॉर्मिंग ऑपरेशन। तो कर्लिंग ऑपरेशन के बारे में हम समझते हैं। तो कर्लिंग ऑपरेशन के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी फिगर दी हुई है उस तरीके से, तो आपको समझ में आएगा कि कर्लिंग ऑपरेशन के अंदर क्या होता है, एज लाइक अ बैंडिंग ऑपरेशन, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, दो डाई का यूज़ किया जाता है। जिस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे जैसे वो अंदर जा रहा है ऊपर से पंच जो है वो आ रहा है और इस तरीके से बैंड हुआ, लेकिन अब सपोर्टिंग आर्म की तरीके से, डोली की तरीके से इसको और एक चीज़ मिल रही है, जिसकी वजह से आप लास्ट में देख सकते हो कि यहाँ पे टोटल हमको जो वर्कपीस है वो एक
राउंड शेप में बन जाता है। तो जिसको हम कहते हैं कर्लिंग ऑपरेशन, जिसको हम क्या कहते हैं कर्लिंग, जिस तरीके से बाल कर्ल किया जाता है उस तरीके से इसको हम कहते हैं कर्लिंग ऑपरेशन। अब हमारे पास है बल्जिंग ऑपरेशन। बल्जिंग ऑपरेशन हम यहाँ पे देख सकते हो कि बिफोर बल्जिंग और आफ्टर बल्जिंग। बल्जिंग के अंदर क्या होता है कि ये जो वर्कपीस आप देख सकते हो इस तरीके का है, ठीक है, लेकिन हमको इस तरीके का बीच में डेंट बनाना है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आफ्टर बल्जिंग ये इस तरीके का मटेरियल है, ठीक है, लेकिन जैसे हम उसमें पंच करते हैं उसी तरीके से वो पंच की वजह से वो मटेरियल कहाँ चला जाता है, अंदर की तरफ, ठीक है, वो अंदर की तरफ चला जाता है। अब ये जो आप देख सकते हो ये डाई जो है वो सेक्शन में बनाए हुए, जिसकी वजह से इसको खोल सके हम, 1 2, ये तीसरा पोर्शन और ये चौथा पोर्शन, जिसकी वजह से क्या होगा कि जैसे हम इसका बल्जिंग हो जाएगा तो बल्जिंग कुछ इस तरीके से होगा जिसकी वजह से ये यहाँ से अब कैसे निकल पाएगा। तो निकालने के लिए हमने जो डाई बनाए हुए हैं वो डाई क्या है 3 पीस या तो 4 पीस में बनाई जाती है, कि जिसकी वजह से यहाँ पे जो बल्जिंग ऑपरेशन किया जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो हमारा जो वर्क पीस है वो इस तरीके से ये शेप में आ जाएगा, जिसकी वजह से ये ऊपर वाला पोर्शन बाहर चला जाएगा, ये नीचे वाला पोर्शन बाहर चला जाएगा और ये पोर्शन भी साइड में चला जाएगा, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं बल्जिंग ऑपरेशन। जिस तरीके से क्लोज पोजीशन में आप देख सकते हो यहाँ पे कि इस तरीके की पाइप थी, लेकिन हमको यहाँ पे कुछ इस तरीके का शेप बनाना है। तो जैसे हम यहाँ से पंच करेंगे तो ये सब मटेरियल अंदर आके इसको पंच करेंगे और ये क्या हो जाएगा, कुछ इस शेप में आ जाएगा, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो ये शेप में, तो जिसको हम कहते हैं बल्ज ऑपरेशन या तो बल्जिंग ऑपरेशन। अब है स्ट्रेच फॉर्मिंग ऑपरेशन। ये शायद आपने कहीं देखा भी होगा स्ट्रेच फॉर्मिंग ऑपरेशन। स्ट्रेच फॉर्मिंग ऑपरेशन के अंदर एक कुछ इस तरीके से होता है कि ये एक प्लेट जैसा होता है। ये जो प्लेट जैसा होता है उसको हम क्या करते हैं, एक डाई के ऊपर या तो एक पैटर्न के ऊपर रखते हैं, प्लेट के ऊपर, और जिसके ऊपर जिसको हम डॉली और उस तरीके से कहते हैं या तो बैंडिंग कहते हैं, कि जहाँ से इसको इस तरीके से मैकेनिकल के वाइस के अंदर फिट करके उसको हम इस तरीके से बैंड करते हैं। ये फॉर्म सीट है, तो जिसको हम क्या कहते हैं स्ट्रेच फॉर्मिंग ऑपरेशन। उस तरीके से यहाँ पे ट्यूब फॉर्मिंग ऑपरेशन है। ट्यूब फॉर्मिंग ऑपरेशन यानी कि जिस तरीके से हमने ये जो ट्यूब का जो एंड होता है उसके अंदर बेल माउथ बनाना हो अगर हमको, तो उसको हम क्या कहते हैं ट्यूब फॉर्मिंग ऑपरेशन कहते हैं। उसके बाद ये एम्बोजिंग प्रोसेस है। एम्बोजिंग प्रोसेस मैंने लास्ट टाइम आपको बताई थी, जिसके अंदर क्या है एक प्लेट होती है इस तरीके से और उसके ऊपर हमको इस तरीके से डेंट बनाने, मल्टीपल डेंट्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे एक डाई रखी हुई है, ऊपर से पंच है और ये प्लेट है। ये जैसे ही प्लेट हम डाई के ऊपर रखते हैं ये पंच आएगा, तो ये कुछ इस तरीके के शेप में हमको मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो बेंडिंग ऑपरेशन। बेंडिंग ऑपरेशन का मतलब है कि कोई एक बॉडी है जिसको हमको क्या करना है, बैंड करना है। तो जिस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये डाई है, ऊपर से प्रेशर पेड आ रहा है और यहाँ से पंच आएगा, तो जैसे ही वो साइड में से पंच आया जिसकी वजह से ये स्ट्रेट बॉडी थी वो क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। यानी कि ये इस तरीके से स्ट्रेट बॉडी है और जैसे ही वो स्ट्रेट बॉडी है ऊपर से जैसे ही पंच आएगा ये बॉडी क्या हो जाएगी, इस तरीके से बेंड हो जाएगी। तो जिसको हम कहते हैं एंड बेंड ऑपरेशन या तो वी बेंड ऑपरेशन के अंदर क्या होता है कि इस तरीके से डाई होती है और इसके ऊपर एक फ्लैट बॉडी रखी जाती है। जैसे ऊपर से कॉन शेप वाला जो डाई है वो आएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि हमको वे बेंडिंग ऑपरेशन मिल जाएगा। अब ये जो है वो स्पिनिंग ऑपरेशन है। अब स्पिनिंग ऑपरेशन के अंदर क्या है कि जिस तरीके से हमको कोई बॉडी है उस बॉडी को हमको उसके एंगल को, जिस तरीके से तपेली होती है या तो डिश होती है तो डिश के हम एंगल को हम देखें तो पूरी तरीके से रोटेशनल जगह पे उसको एक बेंडिंग दिया होता है 90 डिग्री। जैसे यहाँ पे हमने 60 डिग्री या 45 डिग्री पे कोई टर्न देना हो तो जिसको हमको क्या करना पड़ता है, मैंड्रल के ऊपर हमको ब्लैंक को रखना होता है। ब्लैंक यानी जो वर्क पीस है उसको। और उसके बाद ये जो है वो हैंड टूल है। जैसे हम हैंड टूल उसके इस एंगल पे रखते हैं जिसकी वजह से वो वहाँ से क्या होना शुरू हो जाएगा, बैंड होना शुरू हो जाएगा। और जिस तरीके से आपको पता होगा कि कुम्हार होता है जो मटका बनाता है, तो वो मटके बनाते वक्त भी इसी तरीके की सिस्टम का यूज़ करता है, लेकिन वो हाथों से बनाता है, जबकि यहाँ पे जो है वो मैकेनिकली ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं और एक ऑपरेशन जिसको हम कहते हैं शॉर्ट पिनिंग ऑपरेशन है यहाँ पे। ठीक है, शॉर्ट पिनिंग ऑपरेशन कि जिसके अंदर क्या है फटिंग रेजिस्टेंस जो होता है, हार्डनेस, और वो उसके लिए इसको किया जाता है। ठीक है, और जिसके अंदर क्या होता है कि शॉर्ट पिनिंग के अंदर छोटे छोटे जो कास्ट आयरन के जो गोली होती है उसको बहुत हाई स्पीड के अंदर टकराते हैं
और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होने की वजह से उसकी सरफेस के ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे डेंट्स पड़ते हैं, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट पिनिंग। ठीक है, जिस तरीके से आपने देखा होगा बहुत सारी मेटल बॉडी के ऊपर छोटे छोटे डेंट्स होते हैं, वो शॉर्ट पिनिंग प्रोसेस कहते हैं। अब ये है कॉइनिंग प्रोसेस। जिस तरीके से कॉइनिंग प्रोसेस का मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये कॉइंड है, कॉइंड कंपोनेंट, ठीक है, उसको इस तरीके से यहाँ पे रखा जाता है, जबकि ये ब्लैंक है और ये डाई है। यानी ब्लैंक यानी हमारा वर्क बॉडी है, यहाँ से जैसे ही पंच आएगा ये यहाँ पे अंदर की तरफ बैठ जाएगा और ये कॉइन जैसा शेप यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं कॉइनिंग प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सरफेस फिनिशिंग का बेसिक बताया हुआ है, आप देख सकते हो। सबसे पहले लैपिंग है। लैपिंग का मतलब ये होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे सेकंड लाइन पे लिखा है, मापोनी ચોકસાઈ વધારો ने बेज उड़ती सपाटीओं खूब क्लोज फिट, यानी कि सरफेस फिनिशिंग के लिए। यहाँ पे मैं आपको ज़्यादातर फिगर ही बता रहा हूँ, कोई थ्योरी के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो फिगर है उसी में से आप थ्योरी क्लियर कर सकते हो। यहाँ पे हमको कोई यहाँ थ्योरी रीड नहीं करनी है, आपके लिए सिर्फ यहाँ पे ये दिया हुआ है कि जिस तरीके से वर्ड है तो वर्ड क्या है। तो यहाँ पे अब हमारे लिए एक वर्ड है हॉर्निंग। तो हॉर्निंग क्या होता है, तो कि जो सिलेंडर होता है, आपको पता होगा सिलेंडर के अंदर बोर किया जाता है। तो सिलेंडर बोरिंग जो किया जाता है, तो सिलेंडर बोरिंग जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, बोरिंग। अब उसके बाद उसके अंदर जो हैच पैटर्न बनानी होती है हमको, कि लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है उसके अंदर फिट बैठ सके, जिसके लिए हम उसको हॉर्निंग करते हैं। उसके बाद पॉलिशिंग जो लिखा हुआ है यहाँ पे, स्क्रैचेस है, थोड़े थोड़े डेंट्स है, उसको जब हटाने होते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, पॉलिशिंग करते हैं उसके ऊपर। ठीक है, और लास्ट में क्या है, बफिंग है। बफिंग का मतलब ये होता है कि सुपर फिनिशिंग और शाइनिंग करने के लिए और रिफ्लेक्टिव बॉडी बनाने के लिए हम उसके ऊपर क्या करते हैं, बफिंग करते हैं। और इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फेल्ट, या तो कपड़ा या तो लेदर का। उसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी कि आप पढ़े होंगे 10th स्टैंडर्ड में कि कोई मेटल बॉडी है, उसके ऊपर दूसरी कोई मेटल बॉडी का लेयर लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। बाद में मेटल स्प्रिंग है। मेटल स्प्रिंग यानी कि कोई बॉडी है जिसकी हम उसको कलरिंग करने के लिए या तो उसकी मेटल बॉडी को और थोड़ा कुछ एट्रैक्टिव दिखाने के लिए हम उसके ऊपर क्या करते हैं, मेटल स्प्रिंग करते हैं। उसके बाद एनोडाइजिंग है। एनोडाइजिंग यानी कोई एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम बॉडी है, उसके ऊपर हम ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस जो होती है, इसलिए उसके ऊपर एनोडाइजिंग करते हैं, जिसकी वजह से उसका जो रस्टिंग है वो सब कम हो जाए। बाद में पार्कराइजिंग है। पार्कराइजिंग के अंदर भी कुछ इस तरीके का होता है। अब यहाँ से जितने भी टॉपिक्स हैं ये आप हम सिर्फ ये लास्ट टॉपिक समझ लेते हैं कि जो भी पेंट्स और वो सब होते हैं उसके ऊपर जो फॉस्फेट का जो पतला सा स्तर हम चढ़ाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पार्कराइजिंग कहते हैं। यानी कि जितने भी पेंट्स होते हैं वो सब होते हैं, उसके ऊपर जो फॉस्फेट का एक पतला सा पड़ चढ़ता है उसको हम क्या कहते हैं, पार्कराइजिंग कहते हैं। अब हम जो टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन है जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, जिसके अंदर यूनिट पीस प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन एंड मास प्रोडक्शन। यहाँ तक हम रखते हैं आज। थैंक यू।